हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टॉपिक, राजस्थान के ऐतिहासिक भौगोलिक या प्राचीन नाम। कल मैंने आपको उपनाम बताए थे। उपनाम से एक प्रश्न आता है प्रत्येक एग्जाम में, कई बार दो भी आ जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक भौगोलिक प्राचीन नाम है, इससे भी कम से कम दो प्रश्न आते हैं। और राजस्थान पुलिस में तो कन्फर्म ही दो प्रश्न इससे आते हैं और ज़्यादातर है इससे इसको हल्के में ले लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये गंगानगर है इधर, इसका प्राचीन नाम देखिए, गंगानगर है, ये गंगानगर समुद्री क्षेत्र, इसका प्राचीन नाम था जोहिया वाटी। क्या नाम था? जोहिया वाटी। पूछे जोहिया वाटी किसका प्राचीन नाम था, तो उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अगर यही प्रश्न ऐसे हो शेखावाटी, तो शेखावाटी आपको पता है ये झुंझुनू है यहाँ पर, और ये सीकर हो गया और ये चूरू हो गया। इन तीनों को मिला दें हम तो ये क्या हो जाएगा? शेखावाटी। शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू का मरुस्थलीय भाग है, उसको कहते हैं शेखावाटी। अगर यही बात करते हैं झुंझुनू का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे झुंझुनू का पहाड़ी क्षेत्र खेतड़ी तहसील पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, उदयपुरवाटी पहाड़ी क्षेत्र है, तो झुंझुनू की खेतड़ी और उदयपुरवाटी को हटा दें। इधर सीकर है, सीकर का नीम का थाना और नीम का थाना के साथ में जो उधर श्री माधोपुर तहसील वगैरह है, साथ में जयपुर है, जयपुर की कोटपुतली तहसील है ना। ये क्षेत्र अगर बात अलग से करूँ मैं तो ये हो जाएगा तोरावाटी। कौन सा हो जाएगा? तोरावाटी। अर्थात जो सीकर और झुंझुनू का जो पहाड़ी भाग है, साथ में थोड़ा सा जयपुर का भी कुछ भाग है पहाड़ी भाग, उसको कहते हैं तोरावाटी। लेकिन तोरावाटी पर ध्यान इतना ही रखना आपको, यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है कांडली। कौन सी? कांडली नदी। पूछ ले, कांडली नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कांडली नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो उत्तर हो जाएगा तोरावाटी। जहाँ जहाँ कांडली नदी बहती है उसको बोलते हैं तोरावाटी क्षेत्र। और चूरू सीकर झुंझुनू है, उसका जो मरुस्थलीय भाग है उसको कहते हैं शेखावाटी, और श्री गंगानगर वाले क्षेत्र को कहते हैं जोहिया वाटी। तो ये तीनों एक सेम से है, ये आपके समझ में आया होगा कुछ। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नाली, ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, और इधर बहती है एक नदी। कौन सी? घग्गर नदी। आपने खूब नाम सुना होगा घग्गर नदी का। प्राचीन नाम इसका सरस्वती या दरस्वती था। घग्गर नदी का पार्ट है ये किनारा, जहाँ जहाँ से हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है उसको बोलते हैं नाली क्षेत्र। क्या बोलते हैं? नाली। पूछ लें ये कौन से क्षेत्र का भूभाग है भौगोलिक दृष्टि से नाली कहलाता है, तो नाली श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो नाली कहलाता है। कांडली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। और उसके बाद में बात करें माही नदी, तो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी का जो कहें तो पार्ट है, उसको बोलते हैं कांठल। कई बार पूछते हैं कांठल की गंगा, तो कांठल की गंगा कौन सी हुई? माही नदी। तो कांठल क्षेत्र को किसको बोलते हैं, तो बताएंगे आप। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का भूभाग है, तो इसको बोलते हैं क्या? कांठल, अर्थात माही नदी का प्रवाह क्षेत्र। और ऐसे ही चंबल नदी है, तो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछे आप, होता है चंबल नदी इस प्रकार से ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो चंबल का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़। क्या कहलाता है? बीहड़। पूछ ले बीहड़ क्षेत्र कौन सा है, तो बीहड़ में धौलपुर आ जाएगा, ये आ गया करौली आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, और उसके बाद में आपके एक कोटा आ गया। इस प्रकार से ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। अगर ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछा जाता तो लूनी नदी है, देखिए आप, तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है गोडवार क्षेत्र। क्या कहलाता है? गोडवार प्रदेश। पूछ लें गोडवार प्रदेश कौन सा है, तो गोडवार प्रदेश में आ जाएगा आपके ये जालौर, पाली, कुछ भाग इसमें बाड़मेर का भी आ गया, ये कहलाता है गोडवार प्रदेश। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब प्रश्न आता है आगे, कई बार पूछ लें आपको कि मेवात, तो मेवात है ये
ध्यान रहे ये अलवर ऊपर वाला भाग, अलवर का पूर्वी छत्र और भरतपुर, उत्तरी भरतपुर। अलवर और उत्तरी भरत का भूभाग क्या कहलाता है? मेवात, क्योंकि यहाँ मेव मुसलमान है, मेव बाहुल्य क्षेत्र है, जो पशुओं का क्रय विक्रय करते हैं उनको बोलते हैं मेवात, मेवात क्षेत्र। मेवड़ा इसीलिए बोलते हैं, सबसे इसी से बना है, तो मेवात है अलवर भरतपुर का जो मेव मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र, उसको बोलते हैं मेवात। अगर यही प्रश्न ऐसे होता मेवल, क्या कहलाता है? मेवल। मेवल और मेवात में अंतर है। मेवात अलवर भरतपुर का भूभाग कहलाता है और मेवल है वो बांसवाड़ा, ये हो गया बांसवाड़ा और हो गया डूंगरपुर। ध्यान रहे ये हो गया डूंगरपुर और ये हो गया बांसवाड़ा। कई बार पूछा जाता है मेवल कौन सा क्षेत्र को कहते हैं, तो मेवल मेवात से अलग है। तय की जगह लय लग गया तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भूभाग है, जो पहाड़ी भूभाग है, उसको बोलते हैं मेवल। और अलवर भरतपुर का जो मेव बाहुल्य क्षेत्र उसको बोलते हैं मेवात। ये नाम सेम से ही है। अब है मरु प्रदेश, तो मरु बोलते हैं जोधपुर वाले भूभाग को, क्या बोलते हैं? जोधपुर वाले भूभाग को क्या बोलते हैं? मरु। मरु प्रदेश। मेरू पूछ ले, मेरू, मरु, मेरू। मेरू है, आपने नाम सुना होगा ब्यावर के आसपास जो मेरवाड़ा बोला करते थे, अजमेर मेरवाड़ा, एक मैंने बताया था केंद्र शासित प्रदेश था, जैसे एकीकरण किया था तब, तो मेरवाड़ा ये ब्यावर वाला भूभाग है, ब्यावर वाला अजमेर के, उसको बोलते हैं मेरू। मरु, मेरू और माल। माल एक हो गया मालव जनपद, ये टोंक का भूभाग है, ये कहलाता है माल। मरु, मेरू, माल तीनों शब्द सेम से ही हैं। मरु है जोधपुर का भूभाग, मेरू है ब्यावर का भूभाग और टोंक का जो भूभाग है वो है माल। अब बात करते हैं आगे बीकानेर। बीकानेर क्षेत्र को कहते थे जंगल, क्या कहते थे? जंगल प्रदेश। तो जंगल प्रदेश है, इसमें बीकानेर, नागौर का कुछ भूभाग आता था और जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर। कौन सी? अहिछत्रपुर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? तो आज जिसको हम नागौर कहते हैं, तो नागौर का उपनाम मैंने कल बताया था आपको, नागौर का उपनाम है धातु नगरी। लेकिन नागौर का प्राचीन नाम पूछे तो अहिछत्रपुर। बहुत मोस्ट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है, तो नागौर का प्राचीन नाम है। और जंगल पूछे तो जंगल में आएगा बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो भी जंगल धर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। यहाँ जंगल क्षेत्र था पहले, तो इसको बोलते थे जंगल प्रदेश। एक इसके बीच में रह गए, देखो शेखावाटी और जंगल के बीच में ये भूभाग है। जैसे मान लीजिए चूरू वाला भूभाग है ना, चूरू और सरदार शहर, कहें तो नागौर का उत्तरी भाग, यानी नागौर के जो बोसेरी क्षेत्र से लेकर के और उत्तर में अगर हनुमानगढ़ तक जाते हैं, मुख्य रूप से चूरू का सरदार शहर वाला भूभाग है, वो सरदार शहर वाला भूभाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है थली। थली। थली क्या है? तो थली है वो मरुस्थलीय भूभाग ही है, लेकिन ध्यान रहे चूरू का सरदार शहर और हनुमानगढ़ से नीचे लेकर के और नागौर के उत्तरी भूभाग के बीच का भूभाग है, ये कहलाता है थली। थली क्षेत्र जिसको बोलते हैं, पूछ रहे थली क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो चूरू के सरदार शहर वाले भूभाग को थली कहते हैं। इसके बाद में जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर है, इसके बारे में बार बार प्रश्न आता ही है, ध्यान रहे जैसलमेर को मांड, मांड क्षेत्र या वल क्षेत्र पूछ रहे हैं, वल या मांड किसका प्राचीन नाम है, तो क्या बताओगे? जैसलमेर का। जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड या वल। इसके बाद में बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर का भूभाग है वो भौगोलिक क्षेत्र से तो क्या क्या कहलाया? मरु प्रदेश। अगर इसी को ऐतिहासिक बात करें, प्राचीन काल में इतिहास यानी 7वीं शताब्दी के आसपास, यानी आज से 1300 साल पहले की बात करें तो यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, इसलिए ये गुर्जरात प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? गुर्जरात प्रदेश। पूछ रहे गुर्जरात प्रदेश कौन सा था, तो जोधपुर, पाली, नागौर का कुछ भाग, कुछ बाड़मेर का भाग, मुख्य रूप से जोधपुर का भाग है वो प्राचीन काल में ऐतिहासिक दृष्टि से गुर्जरात प्रदेश कहलाता था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, द्वार रक्षक। ये गुर्जर प्रतिहार राजपूत हुआ करते थे। इधर से जब मुसलमान यहाँ आक्रमण करते थे भारत पर तो उनको रोकते थे। प्रतिहार मतलब द्वारपाल। लक्ष्मण
रेखा जिसको बोलते हैं ना लक्ष्मण की तरह, जैसे द्वार रक्षक कहलाते थे, तो इसलिए गुर्जरात प्रदेश कहलाया। और बात करें आगे, ये अपने अगर ये तो मेवात हो गया, अगर मैं इसमें अलवर की बात करूं तो अलवर है वो, ध्यान रहे, ये अपने एक महाजनपद था राजस्थान में, एकमात्र महाजनपद पूर्ण रूप से राजस्थान में था, उसका नाम था मत्स्य। तो पूछ ले मत्स्य क्षेत्र किसको कहते थे? मत्स्य। तो मत्स्य में आएगा ये भाग जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, कुछ भाग टोंक या इधर करौली का भी आ जाता है। तो मत्स्य महाजनपद, मत्स्य पूछते हैं क्या करोगे आप? जयपुर अलवर के बीच का भूभाग क्या कहलाता था? मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विराटनगर। विराटनगर। विराटनगर किसकी राजधानी थी? तो उत्तर होगा मत्स्य महाजनपद। बार बार पूछते हैं अहिच्छत्रपुर किसकी राजधानी थी? तो जांगल प्रदेश की। किसकी थी? जांगल प्रदेश की। और पूछा जाए मत्स्य महाजनपद की राजधानी तो विराटनगर। तो ये पूर्ण रूप से अपने राजस्थान में था, ये ध्यान रहे। कौन सा? मत्स्य महाजनपद। महाजनपद 16 हुआ करते थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। तो उसमें एक कुरु महाजनपद भी था, कुरु जिसकी कुरुक्षेत्र का नाम सुना हुआ हरियाणा में था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है, इंद्रप्रस्थ, ये इसकी राजधानी थी कुरु महाजनपद की। लेकिन कुरु महाजनपद में अलवर का उत्तरी भूभाग आता था, अलवर का। तो पूछ ले कुरु प्रदेश राजस्थान का कौन सा हिस्सा कुरु प्रदेश में आता था? तो उत्तर हो जाएगा अलवर। अलवर का उत्तरी हिस्सा है वो कुरु प्रदेश में आता है। इसके बाद में ऐसे पूछ ले अलवर का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रहे आलोर। यह भी कई बार पूछ सकते हैं, आलोर किसका प्राचीन नाम था? तो उसमें सांचौर, जालोर, आमेर, अलवर। तो क्या होगा उत्तर? अलवर। अलवर का प्राचीन नाम था आलोर। इसी में कई बार एक अलवर में ही बहरोड क्षेत्र है, बहरोड क्षेत्र को राठ क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राठ। राठ का मतलब यह हुआ जब पृथ्वीराज चौहान है उसने इन मुसलमानों से युद्ध किया, तराइन का युद्ध, उसके बाद में अजमेर से उनका शासन छिन गया था। तो वो जो उसके वंशज बचे थे उन्होंने बहरोड क्षेत्र में वापस राजपूतों की अपनी एक तरह से सियासत स्थापित की और उन्होंने अपने आप को इस क्षेत्र को ही राष्ट्र कहा कि यही हमारा राष्ट्र है। इसलिए राठ क्षेत्र बहरोड अलवर का आसपास का भूभाग है, जहाँ आजकल ये बहरोड यादव बहुल क्षेत्र है वर्तमान में तो, लेकिन उस समय प्राचीन काल में क्या कहलाता था? राठ। पूछ रहे राठ क्षेत्र कौन सा था? बहरोड वाला भू। और इसके बाद में बात करते हैं आगे ढूंढाड़। देखिए ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र, यहाँ ढूंढ नदी बहती है और ढूंढ नदी का जो पूरा प्रवाह क्षेत्र अर्थात जयपुर के आसपास का भूभाग। अब वैसे तो कई बातें आती हैं इसमें, कहते हैं कि जब वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज या पृथ्वीराज चौहान का जब शासन छिन गया था अजमेर से, तो उन्होंने पुनः राठ स्थापित किया बहरोड में और बहरोड से आगे बढ़े जयपुर के आसपास ये राजपूत आकर के, और इन्होंने मुसलमानों को ढूंढ कर मारा था इस नाम से, इसके कारण से इसको ढूंढाड़ क्षेत्र पड़ा। लेकिन अब इसके कोई पूर्ण साक्ष्य तो है नहीं, इतना कह सकते हैं कि ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे ढूंढाड़ कहा गया। अब अलग अलग साक्ष्य अलग अलग किताबों में कुछ दे रखा है, पर यह बात सत्य है कि ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ किसको बोलते हैं? ढूंढाड़ जयपुर वाले भूभाग को बोलते हैं, ध्यान रहे। और यही अगर जयपुर का भूभाग प्राचीन काल में ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा जाए तो क्या कहलाएगा? मत्स्य महाजनपद का भूभाग, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। तो पूछ लेना, ध्यान रहे, विराटनगर का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर है, ये जयपुर में है, और विराटनगर का प्राचीन नाम था बैराट। क्या नाम था? बैराट। ये बैराट है, ये विराटनगर का प्राचीन नाम था। अब बात करते हैं भरतपुर में कुछ क्षेत्र की। तो भरतपुर में बयाना है, बयाना तहसील है भरतपुर में।
उस बयाना का प्राचीन नाम पूछ रहे थे कई बार, तो वो प्राचीन नाम आया, बताएंगे श्रीपंत। क्या बताएंगे? श्रीपंत या शोणितपुर। श्रीपंत या शोणितपुर किसका प्राचीन नाम है? तो इसका उत्तर आप ये बताएंगे क्या? बयाना या भरतपुर। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं, नक्शा दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि इसमें जगह नहीं थी, ताकि साफ समझ में आ जाए। बात करते हैं आगे। तो इसमें अगला जो अगर प्रश्न पूछे तो ढूंढाड़ का मैंने बता दिया आपको, किसको? जयपुर के भूभाग को ढूंढाड़ कहते हैं। और इसके बाद में हाड़ौती पूछे, ये बार बार पूछते हैं हाड़ौती। तो हाड़ौती में आ जाएगा कोटा और बूंदी। कौन सा जाएगा? कोटा बूंदी। कोटा बूंदी है, इसको हाड़ौती कहते हैं क्योंकि हाँ हाड़ा वंश के राजपूतों ने शासन किया, इसलिए इसको हाड़ौती कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हाड़ौती नहीं आए तो ये भी आ सकते हैं है या हयो है प्रदेश किसको बोलते हैं? हाड़ौती को बोलते हैं। फिर बात करते हैं आगे, और आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पीडमांड क्षेत्र की बात करते हैं। पीडमांड चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में एक जनशून्य भाग है। कुछ भाग ऐसा है जो कट्टा पट्टा है, और मतलब कहें तो वहाँ पर व्यक्ति बहुत ही न के बराबर रहते हैं, इसलिए जनशून्य हो गया पीडमांड क्षेत्र। पीडमांड क्षेत्र कौन सा है? ये है चित्तौड़गढ़ का भूभाग। बात करते हैं मेवाड़ की, तो उदयपुर वाले भूभाग है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, ये क्या कहलाता था प्राचीन काल में? मेवाड़। मेवाड़ को क्या कहते थे प्राचीन काल में? मेवाड़, ध्यान रहे, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का प्राचीन भूभाग है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। और इसकी राजधानी, मेवाड़ की राजधानी हमेशा चित्तौड़गढ़ रही है लगभग समय में। तो चित्तौड़गढ़ है, इसका प्राचीन नाम पूछें तो यह भी कई बार आता है कि चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था। इसका ध्यान, ये प्रश्न बार बार आता है क्योंकि सीवी जनपद में आता था ये, और सीवी तो देखिए आगे जो कुछ बच गए हैं उनको और देखते हैं एक बार, क्योंकि बोर्ड भर गया था। दोबारा एक बार नक्शा बनाते हैं। यहीं से देखते हैं। पर ढूंढाड़ मैंने बता दिया, ढूंढाड़ है वो जयपुर वाला भूभाग है। जयपुर का जो भूभाग है वो ढूंढाड़ कहलाता है। अब जो बच गया उसकी बात करते हैं। बयाना, बयाना कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। तो बयाना का प्राचीन नाम है शोणितपुर। क्या नाम है? शोणितपुर या श्रीपंत। ध्यान रख लेना, बयाना का प्राचीन नाम क्या है? शोणितपुर या श्रीपंत। अगर यही भीनमाल की बात करूं, भीनमाल पड़ता है जालौर में, जहाँ पर माघ कवि था एक संस्कृत का बहुत बड़ा कवि, उसकी जन्म स्थली मानी जाती है। ब्रह्मगुप्त है, गुप्त काल में गणितज्ञ था, प्रसिद्ध गणितज्ञ, उसकी जन्म स्थली भीनमाल मानी जाती है। तो भीनमाल को बोलते हैं श्रीमाल। क्या बोलते हैं? श्रीमाल। ये प्राचीन नाम था श्रीमाल, भीनमाल का। और अगर बात करें कोटा बूंदी की तो हाड़ौती। हाड़ौती किसका प्राचीन नाम है? कोटा और बूंदी का। अगर इसी में प्राचीन नाम कोटा का अकेला पूछी तो कोटा का नाम था नंदग्राम। क्या नाम था? नंदग्राम। और बूंदी का था वृंदावती। कोटा का प्राचीन नाम नंदग्राम और बूंदी का वृंदावती। ये हाड़ौती क्षेत्र दोनों को मिला के, क्योंकि हाड़वंश के जो राजपूत थे यहाँ पर शासन करते थे, इसलिए हाड़ौती कहलाया। और हाड़ौती को ही है प्रदेश भी कहा गया है। पूछ रहे है प्रदेश कौन सा था? तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला है क्षेत्र भी कहलाता था। इसके अलावा पीडमांड की बात करूं, पीडमांड चित्तौड़गढ़ में था। और ये जनशून्य वाला भाग है, जनशून्य। यहाँ पर बहुत कम व्यक्ति निवास करते हैं क्योंकि ये जंगली क्षेत्र है, ये वहाँ पर कटा पटा भूभाग है, इसलिए इसको पीडमांड क्षेत्र कहा गया है।
आगे की बात करूं मैं तो मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ पर प्रश्न आते हैं। मेवाड़ सबसे पहले ये उदयपुर वाला भूभाग है, इसको ये सीवी जनपद में आता था। जैसे मैंने बताया ना आपको मत्स्य महाजनपद, ऐसे सीवी जनपद में आता था। देखिए कुरु में तो आ गया उत्तरी अलवर कुरु, और सूरसेन जनपद, सूरसेन है ये महाजनपद था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यहाँ श्री कृष्ण भगवान है वो शासन किया करते थे, यानी उनका राज्य क्षेत्र था। तो सूरसेन ने अपने यह भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, ये कुछ भूभाग है, ये सूरसेन में आता था। सूरसेन पूछे तो आप बताएंगे धौलपुर, भरतपुर, करौली का पूर्वी क्षेत्र सूरसेन कहलाता। इसी के बाद सीवी की बात करूं तो सीवी जनपद है, इसकी राजधानी थी चित्तौड़गढ़। कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। लेकिन उस समय चित्तौड़ को चित्तौड़ नहीं कहते थे, उस समय कहते थे मध्यमिका नगरी। मध्यमिका नगरी पूछ ले, मध्यमिका नगरी किसकी राजधानी थी? तो सीवी जनपद की, क्योंकि मध्यमिका नगरी किसका प्राचीन नाम है? चित्तौड़गढ़ का। ये ध्यान रखना, नगरी या मध्यमिका नगरी या मध्यमिका नगरी, संस्कृत में पूछे मध्यमिका तो उत्तर यही आएगा चित्तौड़गढ़। नगरी तो चित्तौड़गढ़ कहते हैं, नगर कहते हैं टोंक को। किसको कहते हैं? टोंक को नगर कहते हैं, और नगरी चित्तौड़गढ़। इसके बाद में आगे बात करते हैं उदयपुर से संबंधित। उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में एक तो ये बता